कांस्टेंट टर्म 9, ये वेक्टर फॉर्म में उसी सेम प्लेन का इक्वेशन होगा। तो यहाँ पर हमें वो प्लेन चाहिए था जो कि सिंपली इस तरीके से इसके क्या था, परपेंडिकुलर था। तो जब भी परपेंडिकुलर की बात हो रही है तो आप समझ सकते हो कि उस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है वो आपके रिक्वायर्ड प्लेन के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। और आपने पैरेलल दो वेक्टर ढूंढ कर उसका आपस में सीधे क्रॉस कर दिया तो वहां से आपको उस प्लेन का क्या मिल जाएगा, सिंपली नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा। अंडरस्टैंड सभी को यहां तक भी? ना फिर हमें इस तरीके के डिफरेंट केसेस होते हैं जिसमें हमें प्लेन की इक्वेशंस निकालने के लिए आता है। एक पार्ट हुआ, तो प्लेन की इक्वेशन लिखना हम लोग समझ गए। सेकंड इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इज अ परपेंडिकुलर the perpendicular distance है ना, और is the foot of perpendicular or is the mirror image of a point है ना, of a point with respect to the इसके is the plane। अगर आपको एक पॉइंट है, perpendicular distance from a point, foot of perpendicular from a point, mirror image of a point है ना, ये either ये तीनों of a point with respect to plane, ये बात हो रही है कि आपको एक प्लेन की इक्वेशन दे रखा है और एक पॉइंट दे रखा है, उस पॉइंट से उस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है या फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है उस प्लेन पॉइंट से, या आपको उस पॉइंट से उसका क्या निकालना है, मिरर इमेज निकालना है। तो ये आप लेट एज्यूम कि आपके पास यहाँ पर ये एक प्लेन है जिसका इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। सिंपल एक प्लेन की इक्वेशन है और स्पेस में एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा गामा है। और अगर आपको इस पॉइंट से इस प्लेन का क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट से इस प्लेन का क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको रिक्वायर्ड है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस पे एक एल्टीट्यूड डालेंगे। सबसे पहले समझे कि क्या होगा, एल्टीट्यूड डालेंगे इस वाले पॉइंट का, एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा x1, y1, z1। x1, y1, z1 basically is a x1, y1, z1 basically इस लाइन और इस प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। हम यहाँ पे सबसे पहले इस इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन लिख सकते हैं। The equation of perpendicular line is, भाई उस लाइन का पासिंग थ्रू द पॉइंट पता है और इसकी डायरेक्शन a b c इस इक्वेशन से पता है क्योंकि ये नॉर्मल टू द प्लेन लाइन है। बोलो, तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज x माइनस का अल्फा अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस का गामा अपॉन c। ये आपकी उस परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन आ गया। इस लाइन और इस प्लेन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर होगा, ये बात क्लियर। और फिर से लाइन पे पॉइंट निकालने के लिए मैंने इसको t के बराबर कंसीडर कर लिया, से ये एक कांस्टेंट t कंसीडर कर लिया यहाँ पे। तो इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट t के टर्म में, फुट ऑफ परपेंडिकुलर इन टर्म ऑफ t क्या लिखोगे, यहां से यहां रहे इज अल्फा प्लस at कॉमा बीटा प्लस bt प्लस गामा प्लस ct। और इस पॉइंट को हम किस में उठा के पुट कर देंगे t की वैल्यू निकालने के लिए, उस प्लेन की इक्वेशन में, क्योंकि ये पॉइंट आपका लाइन पे भी है और इस प्लेन पे भी है, कॉमन सेंस की बात है।
तो यहाँ पर a मल्टीप्लाइड बाई अल्फा प्लस ए टी प्लस b मल्टीप्लाइड बाई बीटा प्लस ए टी प्लस c मल्टीप्लाइड बाई गामा प्लस ए टी, इस प्लस का d इज इक्वेट विथ 0, ये फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ पैरामीटर t। ये इक्वेशन फ्रेम करोगे, ये सभी को क्लियर यहां तक। नाउ द t का वैल्यू आपको मिल जाएगा माइनस का a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c गामा प्लस का d इज होल डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये आपको सिंपल t का वैल्यू मिल जाएगा और वो t वहां पे रख देने पर ये जो x y z आपको मिलेंगे वो आपके फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर इफ इज x1 y1 z1 है तो x1 माइनस अल्फा बाई a बीटा y1 माइनस बीटा बाई b इज इक्वल टू z1 माइनस गामा बाई c इज इक्वेट विथ माइनस का x1 माइनस अल्फा बाई a y1 माइनस बीटा बाई b z1 माइनस गामा बाई c। इस t का वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं इक्वेट में तो माइनस का a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c गामा प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये फॉर्मेट आपने 2D में भी यूज किया था। तो 2D के जो फॉर्मूले हैं स्ट्रेट लाइन के लिए वो 3D में प्लेन के लिए यूज होते हैं। अंडरस्टैंड सभी को? तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर बेसिकली आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन स्कूल में नहीं करोगे ऐसा। अगर स्कूल में 4 या 6 मार्क्स का पूछा जा रहा है तो आप सिंपल फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए ये पूरा प्रोसीजर अप्लाई करोगे। कहोगे पहले द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए उसका कोऑर्डिनेट t के टर्म में कंसीडर करके t की वैल्यू और t के यहाँ पे रखेंगे, तब जाके हमें ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर q का कोऑर्डिनेट इस तरीके से मिलेगा। बोले बच्चे? तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया ये। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, अच्छा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के लिए क्या काम करोगे? इन दोनों पॉइंट्स के बीच का सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 2D के जो स्ट्रेट लाइन में फॉर्मूले थे वो 3D में प्लेन के लिए एप्लीकेबल होंगे। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के लिए आप सिंपल अगर पहले डेरिवेशन देखो, x1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, x अंडर रूट के अंदर इस x1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस गामा का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेट विथ सिंपली यहाँ पे अगर आप देखो आपको मिलेगा a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर सी स्क्वायर टी स्क्वायर। आपको यहाँ पर मिलेगा बच्चे इज अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ टी। टी का वैल्यू अभी निकाला था, उसको पुट कर दो तो ये अंडर रूट से अंडर रूट नीचे चला जाएगा। तो मॉड के अंदर ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा प्लस डी यानी कि पावर वैल्यू अपॉन अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का सिंपल फॉर्मूला हो गया है। और ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हम स्कूल में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला स्कूल में हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। वो सिंपल 2D में जैसे यूज करते थे, 2D में पावर वैल्यू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स और वाई था, यहाँ जेड होने से सी स्क्वायर और आ जाएगा। और यहाँ पे x माइनस अल्फा बाई ए, y1 माइनस बीटा बाई बी, z1 माइनस गामा बाई सी और माइनस उस पावर वैल्यू
माइनस के साथ पावर वैल्यू अपॉन, यहाँ पर अंडर रूट नहीं आएगा, इस बात को याद रखना है। तो एक लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का सीधे फॉर्मूला यूज करोगे स्कूल में भी, लेकिन फुट ऑफ परपेंडिकुलर का सीधे फॉर्मूला यूज स्कूल में यूज नहीं करेंगे। कॉम्पिटिटिव लेवल पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यानी कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा, इसी का तीसरा पार्ट था कि अपने पास एक प्लेन था जिसका इक्वेशन हमें गिवन था ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू द 0। इस पर एक पॉइंट था x1 अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा स्पेस में, और उसका आपको मिरर इमेज r का कोऑर्डिनेट चाहिए। मान लेते हैं कि वो x2 y2 z2 है। स्कूल में आप सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालोगे, जैसा कि अभी मैंने निकाला था बोले बच्चे स्कूल के लिए, और आपको पता है कि ये इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो x2 की वैल्यू लिखोगे 2x1 माइनस अल्फा, y2 की वैल्यू 2y2 माइनस का बीटा एंड z2 की वैल्यू द 2z2 माइनस गामा। ये आपका ये 1 सॉरी मिडिल टर्म को डबल करके इस तरह से सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया। तो आपको सिंपली यहाँ पर ये आपको इस मिरर इमेज का कोऑर्डिनेट स्कूल में मिल जाएगा, और आपको डायरेक्टली चाहिए आंसर, तो आपको पता है कि क्या करना है। मेरे ख्याल से x2 माइनस अल्फा बाई ए, x का कोफिशिएंट प्लेन में, y2 माइनस बीटा बाई बी इज इक्वल टू द z2 माइनस गामा बाई सी इज इक्वल टू माइनस का 2 टाइम्स ओवर उसी पॉइंट जिसका हम मिरर इमेज ले रहे हैं, a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c गामा प्लस का d इज होल डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये आपका मिरर इमेज का सिंपल कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ये सिंपली मिरर इमेज का क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट यहाँ पर आपको इस तरीके से मिलेगा। तो अगर आपको किसी भी पॉइंट से प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फुट ऑफ परपेंडिकुलर, या आपको इस तरीके से फुट ऑफ परपेंडिकुलर, या आपको इस तरीके से क्या चाहिए बच्चे, इस मिरर इमेज का कोऑर्डिनेट चाहिए, तो आप इस कॉन्सेप्ट को वहां पे अप्लाई कर सकते हो। अंडरस्टैंड? द पोजीशन ऑफ अ लाइन, द पोजीशन ऑफ a line with respect to a plane। आपको एक लाइन की इक्वेशन दे रखा है, r वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1 स्पेस में। आपको सिंपली एक प्लेन की इक्वेशन दे रखा है, r डॉट ईटा इज इक्वल टू लैम्डा यूज कांस्टेंट, लैम्डा आर्बिट्री है और म्यू आपका पर्टिकुलरली कांस्टेंट आता है। तो एक प्लेन है स्पेस में और एक लाइन है, तो उसकी रिलेटिव पोजीशन को लेते हुए अपन को किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होगा वो आप देखो जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन होगा कि इफ द गिवन लाइन इज लाई, पहला केस ऐसा होगा, द गिवन लाइन, एक लाइन की इक्वेशन होगी, उसमें कुछ पैरामीटर होगा। इफ गिवन लाइन लाई ऑन गिवन प्लेन, तो अगर आप पहले इधर फील कर लो कि क्या हो सकता है। एक प्लेन है, ये लाइन इसी में लाई कर सकती है बच्चे, हो सकता है कि एक प्लेन है, वो लाइन इसके पैरेलल हो सकती है। एक प्लेन है, हो सकता है कि वो लाइन एक पर्टिकुलर एंगल थीटा से इसको इंटरसेक्ट करते जाए नॉन जीरो एंगल से। हो सकता है कि वो जो लाइन है इसी तरीके के केस होंगे भाई, पैरेलल होगी, या तो इस ऊपर शिफ्ट हो जाएगी या किसी एंगल पे उसको इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी। तो फर्स्ट केस अगर है कि अगर ये लाइन आपकी इसी प्लेन में लाई कर रही है, तो आपको क्या से आपको कंस्ट्रेंट बनाना होगा। फर्स्ट कंस्ट्रेंट क्या फुलफिल होगा, इसका जो नॉर्मल वेक्टर है और इस लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट पक्का जीरो होगा। इज b1 ये इसका डायरेक्शन वेक्टर
का डॉट प्रोडक्ट पक्का 0 होगा फर्स्ट कंस्ट्रेंट, लेकिन वो तो इस केस में भी होगा क्योंकि लाइन अगर पैरेलल है तो नॉर्मल के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। एक और कंस्ट्रेंट होगा कि इस लाइन का जो पासिंग थ्रू द पॉइंट A1 है वो इस प्लेन की इक्वेशन को क्या करेगा, सिंपली सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ पर A1 डॉट ईटा इज इक्वल टू द म्यू, ये सेकंड कंस्ट्रेंट लगाना ना भूलें। तो गिवन लाइन लाई ऑन अ गिवन प्लेन, तो आपको ये दो कंस्ट्रेंट लगाने होंगे जिसके लिए आपको इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में A1 B1 या ईटा या म्यू के साथ एक आर्बिट्री कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यूज निकालने के लिए आएगा। अंडरस्टैंड सभी को? तो इस टाइप के हम लोग कॉन्सेप्ट को लगाकर उस लाइन को सिंपली उस प्लेन में कंप्लीटली लाई करा देंगे। द सेकंड केस जैसा कि आपने देखा यहाँ पे, इफ second case the given line is parallel to given plane, गिवन जो लाइन है वो आपकी गिवन प्लेन के सिंपली पैरेलल हो जाए, ये वाला केस अगर है तो आपका सिंपली फर्स्ट कंस्ट्रेंट तो अभी भी सेम होगा बच्चे, बोलो, लेकिन सेकंड कंस्ट्रेंट इक्वल होल्ड नहीं करना चाहिए। यानी कि आपको ये बात रखना है कि पैरेलल है मतलब पैरेलल है ऊपर है, अगर ये हमें स्पेसिफाइड कहा है तो इज नॉट इक्वल टू A1 इस प्लेन की इक्वेशन को नहीं सेटिस्फाइड करेगा क्योंकि लाइन का पासिंग थ्रू द पॉइंट इस प्लेन पे लाइन नहीं करेगा, ये कंस्ट्रेंट आपका सिंपली फुलफिल नहीं होगा। बोले अगर ऐसा होगा तो आपको यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये आपका लाइन है, ये आपका B है, बोले इस तरीके से B1 है डायरेक्शन और ये ईटा का। तो इस केस में आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड प्लेन इज इक्वेट विथ, तो लाइन और प्लेन के बीच का डिस्टेंस वही होगा जो कि इसके पासिंग थ्रू द पॉइंट A1 से प्लेन का होगा, और किसी पॉइंट से प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पावर वैल्यू अपॉन √a² b²c² यानी कि मॉड ऑफ ईटा। तो सिंपली प्लेन की इक्वेशन में xyz की जगह मतलब r की जगह पे पासिंग थ्रू द पॉइंट A1 रखेंगे, A1 डॉट ईटा माइनस का म्यू, ये पावर वैल्यू हो गया इस प्लेन के रिस्पेक्ट में, A1 को r की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया, इस होल डिवाइडेड बाय इज द मॉड ऑफ ईटा, मॉड ऑफ ईटा, और ये निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर भी मॉड लगा दिया, तो ये मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड प्लेन हो जाएगी। कब? जब वो लाइन इस प्लेन के सिंपली आपकी क्या होगी, पैरेलल टू द ईच अदर होगी। जब ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल होगी तब उस केस में ये सिंपली आपको क्या दे देगा, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन प्रोवाइड करेगा। अंडरस्टैंड? तो द थर्ड केस, इफ अ लाइन intersect at a point, एक एग्जैक्टली अ पॉइंट कह दो तो और अच्छा लगेगा कि अगर एक इंटरसेक्ट केवल एक एग्जैक्टली एक पॉइंट यानी कि एक एंगल के साथ इंक्लाइंड होगा, तो उस केस में आपका ये पहला कंस्ट्रेंट ही फुलफिल नहीं करेगा, मतलब ईटा डॉट B1 यानी कि प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और ये B1 का जो डॉट है वो नॉट इक्वल टू द 0 होगा। तो उस केस में आपको यहाँ पर सिंपली यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर ये कंस्ट्रेंट अप्लाई होगा उस केस में, या वाइस वर्सा जब ऐसा होगा तब वो लाइन उस प्लेन को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक? तो इस केस में अपन से क्या पूछा जा सकता है, पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पर इस प्लेन का इक्वेशन दे रखा है, r डॉट ईटा इज इक्वल टू लैम्डा, r इज इक्वल टू A1 प्लस इज ये म्यू मैंने लिखा था ओरिजिनल में, और लैम्डा टाइम्स ऑफ B1, है ना।
तो पहला पूछा जा सकता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका, ऑफ अ लाइन एंड अ प्लेन, इस लाइन और इस प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट पूछा जा सकता है। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यानी कि हमें फिर से लाइन और प्लेन, और लाइन पे पॉइंट अगर निकालना है यानी कि ये लैम्डा निकालना है, और वो पॉइंट जो कि दोनों में कॉमन हो जाए, उसके लिए हम r को उठाकर प्लेन में पुट कर देंगे। इज a1 प्लस पैरामीटर लैम्डा के टर्म में a1 प्लस लैम्डा b1 डॉट ईटा इज इक्वल टू म्यू। तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी कुछ इस तरीके से, इसको डॉट को उधर लेके जाओगे, माइनस a1 डॉट ईटा प्लस का म्यू डिवाइडेड बाई b1 डॉट म्यू, और ये नॉट इक्वल टू 0 है अगर वो लाइन इंटरसेक्टिंग है। और इस लैम्डा को निकालने के बाद द पोजीशन वेक्टर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो ये वर्किंग रूल होगा, इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज सिंपली, इस लैम्डा को उस लाइन की इक्वेशन में पुट कर दोगे, यानी कि आपका क्या आ जाएगा, a1 प्लस इज द लैम्डा यानी कि माइनस a1 डॉट ईटा प्लस का म्यू अपॉन b1 डॉट ईटा इज इनटू b1, ये आपका यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सिंपली आपका क्या आ गया बच्चे, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, इज ये लाइन इस प्लेन को कितने एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सिंपली मेरा कहना है कि इसके लिए हम लोग के पास यही जुगाड़ था कि हम प्लेन का नॉर्मल वेक्टर जानते हैं इक्वेशन से, और इसके बीच का जो एंगल होगा वो 90 प्लस माइनस थीटा होगा। तो आपको यहाँ पे कॉस एक्यूट एंगल के लिए कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि सिंपली साइन थीटा लगा दिया, ये समझ में आया सभी को। इज द कॉस ओवर इज सिंपली 90 प्लस माइनस थीटा, कुछ भी ले लो, तो प्लस माइनस का साइन थीटा इज इक्वल टू किसके बीच का एंगल है, ये 90 माइनस थीटा, इज ईटा और b1 के बीच का एंगल है, तो b1 डॉट ईटा डिवाइडेड बाई मॉड b1 इंटू मॉड ईटा, ये आपका इज द एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन होगा। तो जो कि cos 90 प्लस अगर थीटा एंगल है तो लेट एज्यूम द एंगल थीटा, तो साइन थीटा इज अ डॉट प्रोडक्ट में यूज होगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आंसर साइन में आएगा, और प्लस और माइनस के साथ दो आंसर आप ऐसे समझ सकते हो। तो पहला पार्ट आपने नोट कर लिया अच्छे से कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सेकेंड पॉइंट आपको एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, इस तरीके से पूछा जाएगा। तीसरा आपको यहाँ पर आएगा, तीसरा आपको यहाँ पर इस तरह का एक क्वेश्चन होगा जिसमें ये आपको प्लेन है और ये लाइन है, और आपको इसकी ये प्रोजेक्शन लाइन यानी कि ऊपर से टॉर्च डालें या इस लाइन को इस प्लेन में छोड़ दें, तो इस प्रोजेक्शन लाइन का इक्वेशन हमें फाइंड आउट करने के लिए आएगा। तो प्रोजेक्शन लाइन के लिए हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि एक पॉइंट तो हमें पता होना चाहिए ना, लाइन की इक्वेशन अब लिखना है, तो इज b1 लैम्डा, और ये प्लेन की इक्वेशन थी r डॉट ईटा इज इक्वल टू म्यू। तो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्शन लाइन। प्रोजेक्शन लाइन सभी को क्लियर किस लाइन की बात कर रहे हैं, अगर ये प्लेन है बच्चे, ये लाइन है, इसको इस तरह से छोड़ दिया जाए या ऊपर से जब टॉर्च मारूं तो शैडो की इक्वेशन। तो इस तरीके से अगर हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए तो सबसे पहले आप ये Q निकाल सकते हो। वर्किंग रूल इज फाइंड पॉइंट Q, और फाइंड पॉइंट Q और Q हमें निकालना आता है। इज द लाइन ऑफ प्लेन, जो फर्स्ट पार्ट था। सेकंड आप इसकी डायरेक्शन लिखोगे,
इज द सेकेंड, इसी में इसकी डायरेक्शन लिखोगे। बी पार्ट, द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ is the projection line is, ध्यान से देखो, आपके पास ये डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन का वेक्टर आपको पता है b1, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर आपको पता है ईटा। आपको क्या चाहिए, इस प्लेन में जाना है, प्लेन में जाना है यानी कि ईटा के साथ क्रॉस करना है, पक्की बात है भाई। प्लेन में जाना है यानी कि किसके साथ क्रॉस करना है, ईटा के साथ क्रॉस करना है। ये आप इसका और इसका क्रॉस करोगे तो आप ऐसे समझो कि जब भी अगर मैं ईटा के साथ क्रॉस करूंगा तो वो वेक्टर आपका आप ऐसे सिंपली आपके पास ये आपके पास b1 वेक्टर है और ये इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ईटा वेक्टर है। तो आपको ये वेक्टर चाहिए, इन दोनों का क्रॉस करोगे तो इस नए वाले प्लेन के बाहर आओगे और उसका वापस से किसके साथ क्रॉस कर दोगे, ईटा के साथ। तो द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ प्रोजेक्शन लाइन इज, ये क्रॉस सेक्शनल मैंने फिगर बना लिया, इसका क्या, इस वेक्टर और ये वेक्टर कोप्लेनर हो गए थे, इन दो ये नया प्लेन का क्रॉस सेक्शनल बना दिया। तो b1 का ईटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए b1, और क्योंकि हमें लेंथ से तो मतलब है नहीं, तो सिंपल मैंने b1 क्रॉस ईटा किया और फिर से उसका क्रॉस ईटा के साथ कर दिया। तो ये आपको जो वेक्टर देगा वो डायरेक्शन वेक्टर ऑफ इस प्रोजेक्शन लाइन का दे देगा। और पॉइंट Q आपने निकाल चुके हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, और Q और ये आपको मिल गया। तो आप सिंपली यहाँ पर सिंपली आप यहाँ पर क्या काम कर सकते हो, इस प्रोजेक्शन लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो। या इसके अलावा एक और तरीका है कि अपन इस लाइन पर एक पॉइंट कंसीडर कर लें A1, और दूसरा अल्टरनेटिव तरीका, इस पॉइंट से इस प्लेन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर R कैलकुलेट कर लें, तो QR को मिलाने वाली लाइन ही आपकी सिंपल प्रोजेक्शन लाइन हो जाएगी। ये मेथड भी आप यहाँ पर चाहो तो यूज कर सकते हो। तो एक लाइन होगी और एक प्लेन होगा, उसके बीच में इस तरह से 3 केसेस होंगे। जब कंप्लीटली लाई करेगी तो आपको इसका नॉर्मल और इसके डायरेक्शन का डॉट जीरो और इस लाइन का वन ऑफ द पासिंग थ्रू द पॉइंट इस प्लेन में सेटिस्फाइड। जब आपको लाइन जस्ट इसके पैरेलली ऊपर है तो वो 0 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगी। तो उसमें आपको एक क्वेश्चन और बनेगा जिसमें शैडो लाइन की इक्वेशन पूछी जा सकती है। मिनिमम डिस्टेंस मैंने बोला इसके पॉइंट से इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सिंपल फॉर्मूला पावर वैल्यू अपॉन √a² b² c² यानी कि मॉड ईटा यानी कि नॉर्मल वेक्टर। एक शैडो लाइन की इक्वेशन भी पूछी जा सकती है। शैडो लाइन की इक्वेशन वहां पे मैं भूल गया था, आप चाहो तो इस तरह से फिगर बना सकते हो कि आप सबसे पहले इस पासिंग थ्रू द पॉइंट ए से इस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल दोगे, और इस केस में जो शैडो लाइन की डायरेक्शन है वो गिवन लाइन की ही डायरेक्शन होगी। ये बात क्लियर है, शैडो लाइन की डायरेक्शन इस गिवन लाइन की डायरेक्शन होगी। इस तरीके से जब आपका एक एंगल पे इंक्लाइंड होगा, तो अगर थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है तो साइन थीटा बराबर लाइन का डायरेक्शन नॉर्मल का डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू साइन थीटा। एक ये चीज बताया मैंने लाइन, और ये पॉइंट निकालना है तो लाइन की इक्वेशन को उठा के प्लेन में पुट कर दिया और ये पैरामीटर लैम्डा निकाल के लाइन में पुट कर दिया, तो ये पॉइंट Q आ जाएगा। और प्रोजेक्शन लाइन की इक्वेशन, इस तरीके के क्वेश्चंस हमें इस द एग्जामिनर पूछेगा। अंडरस्टैंड यहाँ तक सभी को?